तो इसमें हमने कुछ सवाल पहले की वीडियो में सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और ये सवाल है, किसी संकुल के 4 विद्यार्थियों की कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। तो जैसे कि आप जान चुके हैं कि जो पाई ग्राफ मुझे बनाना है, इसका जो अभ्यास 3 का ए और क्वेश्चन नंबर है 5। ए को मिला है कितना? 20 अंक। बी को कितना मिला है? 25। सी को कितना मिला है? 30। और डी को कितना मिला है? 15। तो ये जो प्राप्तांक है, इन्हें हमें कोणों में बदलना है, और जब कोण में बदल जाएंगे तो उसी हिसाब से फिर हमको इस पे दर्शाना है। तो ए का जो अंक है 20 है। अब 360 अंश में से 20 को हम डिवाइड करेंगे कि कितने अंश में बन रहा है। तो चलिए लगा लेते हैं इसको हम। 4 विद्यालयों के शिक्षार्थी हैं जिनकी टीम इसमें लगी थी। तो जो क्विज था उसमें जो अंक प्राप्त हुए थे, जैसे टीम ए को 20 है, बी को 25 है, सी को 30 है और डी को 15 है। तो कुल प्राप्तांक कितना हुआ, हमको ये निकालना है। कुल प्राप्तांक। अब आप सोच रहे हो कि हम कुल प्राप्तांक से क्या मतलब है। मतलब ये है कि ये 360 अंश पे जो दिखाया जाना है, तो उसी के सापेक्ष हम एक एक टीम का अंक निकालेंगे, उसी बेस पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 5 10 और 2 2 4 3 7 1 8 1 9, 90 अंश। तो यहाँ पे देखिए 90 प्राप्तांक को दर्शाने के लिए कोण बराबर कितने अंश का होगा? 360 अंश। मतलब ये संपूर्ण बच्चों को अगर दिखाना है तो 360 का गोला बन गया है, ये उनका पूरा भाग हो गया। त्रिज्या खंड नहीं, पूरा वृत्त जो है प्रयुक्त होगा। तो इसलिए एक प्राप्तांक को दिखाने के लिए कितने अंश कोण चाहिए? तो 360/90 है ना। इसलिए 20 प्राप्तांक को दिखाने के लिए कितना अंश कोण चाहिए? तो 360 गुणे 20/90। 90 का 90, 90 चौका 360 और यहाँ 4 दूनी 8, 80 अंश हो जाएगा। ये समझ में आ गया। यहाँ पे हो गया, इसको इस तरह से कह लीजिए आप कि 360 गुणे प्राप्तांक बटा संपूर्ण प्राप्तांक, या सारी टीमों को मिला के जो प्राप्तांक बना है उसका हम सूत्र बना लेंगे, उसे भी सबका निकाल लेंगे। तो ये टीम ए के लिए आ गया। ऐसे ही आप और टीमों के लिए भी कर सकते हैं। ये निकालिए। तो 360 गुणे टीम का प्राप्तांक बटा कुल प्राप्तांक। आप इसे निकाल लीजिए, आ जाएगा सबका। तो 360 गुणे 25/90, 90 का 90, 90 चौके 360, 25 चौके 100 डिग्री हो गया। बी सी का निकालिए। सी का भी ऐसे हो जाएगा 360 गुणे 30/90, 90 चौके 360, 120 अंश आ जाएगा।
डी का निकालिए, डी का निकालेंगे तो 360 गुणे 15/90। यहाँ पे 90 का 90, 90 चौके 360, 15 चौके 60, 60 आंसर आ गया। और तो इसमें अब करना क्या है, यहाँ पे ए का तो हम लिख दे रहे हैं, ए का कितना था 80 अंश, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 80 डिग्री हो गया, इसका 20 चौक 80, इसका 100 हो गया, 25 चौके 100 अंश हो गया, इसका 120 अंश हो गया और इसका 60 अंश हो गया। अब आप कैसे दर्शाएंगे, मेन प्रश्न ये है। तो यहाँ पे एक आधार मान लिया आपने, ठीक है, इस पे 60 अंश का कोड बना लीजिए आप। तो 60 अंश का कोड बनाया आपने, ये 60 अंश का हो गया। और 60 अंश वाले की कितना है, डी टीम का है, यहाँ पे डी टीम हो गई। इसके बाद 120 का बना लीजिए, तो 120 का ऐसे बन जाएगा, ये 120 को अंश का हो गया। सी टीम के लिए 100 अंश का बना लीजिए, सौ अंश का हो गया किसके लिए, बी के लिए। और यहाँ पे बचा कितना 80 अंश, ये किसके लिए हो गया, ए के लिए हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, इसको हमने पाई चार्ट पे दर्शा दिया है, ए बी सी डी, इस तरीके से पूरा फिगर जो है तैयार हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है। क्वेश्चन नंबर 6, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नलिखित है। ब्रांड का नाम लिखा गया है, संख्या लिखी गई है, एक ब्रांड, बी ब्रांड, सी डी ई, ये सारे ब्रांडों को जो है क्रय करने वाले यहाँ पे दिए गए हैं ग्राहक। तो इन्हें हम पाई चार्ट पर कैसे दिखाएंगे, बहुत ही सरल है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया है ऐसे ये भी हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि ये सारे ब्रांडों को जोड़ लेंगे, सॉरी सारे ग्राहकों को जोड़ लेंगे हम, है ना। और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे मान निकाला है, तो 360 गुणे टीम का प्राप्तांक, यहाँ पे टीम का प्राप्तांक, यहाँ पे ग्राहक का प्राप्तांक, ग्राहक की संख्या हो जाएगी, और बटे कुल जो है ग्राहकों की संख्या, और सरल कर देंगे तो आराम से निकल आएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ अगर किसी को नहीं आ रहा है कि कैसे हम बनाएंगे कोण, तो ये मुझे बताइए कमेंट करके, ताकि मैं इस पे पुनः आप लोगों को जानकारी दे सकूं। बाकी कोण बनाने के लिए चांदा होता है, चांदे को आराम से आप रख करके और एंगल खींच लीजिए, ये बराबर ये वृत्त जो है त्रिज्या खंडों में जितने भी अंश लिखे हुए हैं उतने त्रिज्या खंडों में ये डिवाइड हो जाएगा और आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो आपको दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में मुझे इन्फॉर्म करिएगा, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं, आपकी सही मामले में हेल्प हो सके, सही मायने में हेल्प हो सके। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हर चीज़ अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम किसी चीज़ को सीख लिए हैं और अगर उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए उस चीज़ को जो है हमें दोहराते रहना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें कंठस्थ होती हैं और हमको अच्छे तरीके से याद होती हैं। तो बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमें समांतर माध्य सीखना है। तो इस समांतर माध्य का व्यवहारिक उपयोग क्या है ये हम जरूर जानेंगे। एरिथमेटिक मीन है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में समांतर माध्य माध्यिका या माध्यक है और बहुलक है। तो इन तीन चीज़ों पर आधारित प्रश्न आगे मिलेंगे। देखिए, हर चीज़ का व्यवहारिक उपयोग है। जैसे अगर
हम यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ आंकड़े हमारे पास दिए गए हैं और उसमें से मुझे ये निकालना है कि ऑन एवरेज जो है क्या वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला उदाहरण दिया गया है, बिना उदाहरण की बात समझ में नहीं आएगी। तो उदाहरण में क्या दिया गया है कि 3 बोरों में क्रमशः 40 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 80 किलोग्राम गेहूँ है। यदि तीनों बोरों में बराबर गेहूँ रखा जाए तो प्रत्येक बोरे में कितना गेहूँ होगा। तो यहाँ पे समांतर माध्य, या यूँ कह लीजिए कि ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि बराबर बराबर रखा जाएगा तो कितना होगा। तो ये एक तरीके से हो गया ना कि 40, 60 और 80 को हम 3 भागों में बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे जोड़ करके। तो जो भाग आएगा उतना हिस्से में, जैसे भाग करते हैं, भाग करने में क्या है कि हमने ले लिया 6 को 3 भागों में बांटना है तो 3 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे बहुत साधारण सा ये चीज़ है, बहुत कठिन नहीं है। और एक नीचे उदाहरण देख किया कैसे गया है इसमें। समांतर माध्य, देखिए शब्द थोड़ा कठिन है। समांतर माध्य, इसकी इंग्लिश है अरिथमेटिक मीन। तो जो विद्यार्थी नए नए या पहली बार इन शब्दों से परिचित हो रहे हैं उनको थोड़ा सा ये टफ लगेगा, लेकिन ये शब्दावलियाँ होती हैं गणित से जुड़ी हुई, इनको आप धीरे धीरे अभ्यास से ही जान पाएंगे और कंठस्थ कर पाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस ये मान के चलिए जैसे किसी का नाम होता है वैसे ये भी एक चीज़ है, उसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे गेहूँ की कुल मात्रा, तो 40, 60 और 80 को जोड़ लिया गया है। जोड़ने के बाद 180 आ गया। और कितने बोरे हैं? 3 बोरे हैं, 1 2 3। जितना उनमें कुल वजन था वो जोड़ लिया गया और फिर 3 बोरे हैं, तीनों से भाग कर दिया गया, तो ये 60 किलोग्राम आ गया। है ना सरल। ऐसे यहाँ पे देखिए गया है कि अच्छा 7 के 6 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नलिखित हैं। 6 छात्र हैं जिसमें से 85, 73, 90, 64, 86 और 70 ये 6 विद्यार्थियों के अलग अलग प्राप्तांक हैं। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन प्राप्तांकों के निकटतम जो प्रतिनिधि अंक संख्या होगी उसको ज्ञात करना है। मतलब इनका कुल मिला के इन सारे अंकों में जो औसतन अंक होगा हमको वो ज्ञात करना है। तो ये क्या किया गया, सबको जोड़ करके जो है और जितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 से भाग कर दिया गया तो 78 आ गया। तो 78 को हम इन सब का समांतर माध्य कहेंगे। यहाँ पे देखिए समांतर माध्य वह मान है जो दिए गए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। औसत कुछ बच्चे अगर जानते हो तो ये औसत ही है। और यहाँ पे देखिए वर्गीकृत हो गया और अवर्गीकृत। तो वर्गीकृत और अवर्गीकृत का मतलब हो गया कि जब आंकड़े जो है अवर्गीकृत हो तो उनका हम समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, जब बारंबारता नहीं दी गई हो। ठीक है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सभी पदों के मानों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देते हैं। ये पदों का समूह है जिसमें कुल पद की संख्या 9 है। तो समांतर माध्य कैसे निकलेगा, तो सिग्मा x बटा n ये समांतर माध्य का सूत्र है। और सिग्मा जो है ये प्रदर्शित करता है किसको, आंकड़ों के समूह को, और x क्या है, उनकी संख्या, है ना। ये देखिए यदि पदों का समूह x1 x2 x3 है तो जो ये सारे पद हैं इनकी संख्या को सिग्मा x जो है प्रदर्शित किया जा रहा है और नीचे n जो लिखा हुआ उनकी संख्या कितनी बार है वो। तो ये सिग्मा x बटा n हो गया, ये सूत्र है, इसी आधार पर निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है कक्षा 7 के 10 शिक्षार्थियों के भार क्रमशः हैं, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, सिग्मा x बटा n, ये हो जाएगा 45 किलोग्राम। एक चीज़ बहुत बढ़िया यहाँ पे दी गई है
सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। उपयुक्त उदाहरण में क्या प्राप्त समांतर माध्य प्रत्येक शिक्षार्थी के भार से अधिक होता है? क्या प्राप्त समांतर माध्य प्रत्येक शिक्षार्थी के भार से कम होता है? क्या प्राप्त समांतर माध्य प्रत्येक शिक्षार्थी के भार से अधिक है? क्या समांतर माध्य प्रत्येक शिक्षार्थी के भार से कम है? ना तो कम है ना तो ज़्यादा है, वो बीच का है। इसका उत्तर यही होगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। 5, 6, 11 और 22 का इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। 11 से 15 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। यदि 2, 3 और x का मान का समांतर माध्य 3 है तो x का मान। ये सवाल बढ़िया है। तो इस तरह के सवाल जो है इसमें दिए गए हैं, जिनको आप आराम से हल करेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 3 का बी है। इसमें पहला सवाल क्या है? किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70 और 72 अंक प्राप्त किए हैं। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्राप्तांक कितने शिक्षार्थी हैं? 5, है ना? तो कितना हो जाएगा? 40, 50, 68, 70, 72। तो सिग्मा x बटा n, है ना, समांतर माध्य बराबर। आप इसको ऐसे भी देख लीजिए। ये तो एक सूत्र है जो किताब में दिया गया है, लेकिन इसके अलावा अगर आप इन सब का एक मध्यम अंक निकालना चाहेंगे तो उसका सीधा तरीका ये है कि सबको जोड़ लीजिए। ये देखिए 72 और बटा भाग कर दिए कितने से? 1, 2, 3, 4, 5 से। ठीक है। जोड़ लीजिए। 2, 8, 2, 10, 10 के 0, 7, 1, 8, 7, 15, 6, 21, 21, 5, 26, 26, 4, 30 बटा 5, 5 का नाम 5, 5 अंक 30, 0, 60 आ गया, है ना? तो ये जो 60 आया है, इनमें से कोई 60 नहीं है, लेकिन ये ऑन एवरेज एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा अंक है जो ना तो इनमें से ज़्यादा है ना इनमें से जो है कम है, इन्हीं के बीच में से है। और किसी फैक्ट्री, अगला सवाल यहाँ पे आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, टोटल चेक कर लीजिएगा। किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः दी गई है। मजदूरों की मजदूरी की का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी सवाल बहुत सरल सा है। ये इसमें क्या करना है, सारे जो मजदूरी दी गई है 15 मजदूरों के सबको जोड़ करके 15 से भाग कर देंगे। ये आसानी से हो जाएगा। तीसरा सवाल मैं देखता हूँ। नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो सारणी है, यहाँ पद दिए गए हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 12 में बढ़ता है 3, 4, 2, 2, 6, 8। तो इसमें करना क्या पड़ेगा आपको कि एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको इस तरीके से। यहाँ पे हो गया पद, यहाँ पे हो गया बारंबारता, और यहाँ पे हो गया पद गुणे बारंबारता, पद गुणे बारंबारता। तो यहाँ पे पद का मतलब हो गया x
बारंबार का मतलब हो गया एफ, है ना, ये हो गया। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, चलिए कर लीजिए, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। पद लिख लीजिए फटाफट यहाँ पे, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। यहाँ पे एक और बढ़ा लीजिए नीचे। बारंबारता दी गई है 3 4 2, फिर 2 है, फिर 6 है और 8 है। अब यहाँ पे हमको निकालना है एफ एक्स, तो 4 3 12 हो गया, 4 गुणे 3 बराबर 12 हो गया, 6 गुणे 4 बराबर 24 हो गया, 8 गुणे 2 बराबर 10 हो गया, 10 गुणे 2 बराबर 20 हो गया, 12 गुणे 6 12 6 72 हो गया, और 14 गुणे 8 14 6 84, तो 112 ये हो गया। तो ये सिग्मा एफ हो गया। तो कितनी वैल्यू हो गई इसकी, 4 3 7 2 9 2 11 6 17 और 8 25, है ना। और ये भी जोड़ लीजिए आप, 4 2 6 6 2 8 2 10 हो गया, 1 1 2 7 2 9 9 2 11 1 12 1 13 2 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 हो गया। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स, है ना, एफ एक्स का मान ये है। तो आप ये निकाल लीजिए, क्या निकालना है हमको, समांतर माध्य। तो हम इसको जो है यहाँ करेंगे, समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 250 बटे 25, 25 सेकंड 25 25 दामा 250, 10 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से ये सवाल सरलता से हल हो जाएगा, बशर्ते खाली आपको ये चीज़ समझना है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं पे मैं रोकता हूँ, और एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप पढ़ाई को निरंतर बना के रखिए, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो निरंतर चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आज हमने पढ़ लिया उसके बाद किताब उठा के बंद कर दी हमने, फिर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको बताते चलूँ कि जितने भी लोग हैं जिनको कोई भी अभ्यास अच्छे से आता है, उसका नाम ही है अभ्यास। यहाँ पे देखिए लिखा गया ना अभ्यास। अभ्यास का मतलब जो बहुत प्रचलित शब्द है वो है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस जो होती है वो कंटिन्यूस होती है। वो ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ लिया तो हमको 10 दिन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वही हमारी रूटीन में होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। और फिर से मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको मुझसे संपर्क करना पड़ेगा। मेरा नंबर है 94 50 15 76 58। नाम है राकेश कुमार चौधरी। और आप इस पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ लगेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर ज़रूर से ज़रूर जो है सुधार आएगा और आप ये चीज़ सीख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।